नेक्स्ट लेट्स बिगिन विद नेशनल इनकम। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हैं तो आप निकाल पाते हैं क्वेश्चन का आंसर। यदि आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं हैं और आप सिर्फ रट के गए हैं तो बिल्कुल ये पॉसिबल है कि एग्जाम में आप क्वेश्चंस में फंस जाएं। सो नेशनल इनकम क्या मतलब है? नेशनल इनकम का, जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, जो एक नेशन की कलेक्टिव इनकम है अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। आपने ये शब्द न्यूज़पेपर में कई बार पढ़े होंगे। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, करंट प्राइसेस, फैक्टर कॉस्ट, ये सब आपने न्यूज़पेपर्स में नहीं तो इकोनॉमिक रिव्यूज में जरूर पढ़े होंगे। अब यदि आप जानते हैं ये क्या है तो इन पे आए हुए सवालों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप नहीं जानते कि ये क्या है, अगर आपको इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अब इस सीरीज में हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे, जिनमें हम ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन सबको एक एक करके डील करेंगे, छोटी छोटी और क्विक वीडियोस के साथ। साथ में हम ये भी देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस किन किन जगहों से एक्सपेक्टेड हैं। तो आज हम शुरू करते हैं जीडीपी से। जीडीपी आप पढ़ते रहते हैं, होता क्या है? दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है ये? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, डोमेस्टिक। आगे चलेंगे और आप देखेंगे कि ये वर्ड क्यों जरूरी था। जीडीपी क्या होता है? इट इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। आप देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसीलिए हम डोमेस्टिक टेरिटरी को ले रहे हैं। इसमें जो हैं 4 की पॉइंट्स हैं। वन इज मॉनिटरी वैल्यू, राइट। एक है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तीसरा है डोमेस्टिक टेरिटरी और चौथा है फाइनेंशियल ईयर। इनको ब्रेक करके एक एक करके समझते हैं। पहला जो है वो है मॉनिटरी वैल्यू। समझ लीजिए एक पेन है, जिस पेन से आप RAS मेंस लिखना चाहते हैं, वो पेन जो है 50 रुपीज का है। हाइपोथेटिकली इमेजिन करते हैं, सोचते हैं कि वो जो पेन है वो 50 रुपए का है, तो उस पेन की मॉनिटरी वैल्यू यानी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी क्या है? 50 रुपए। तो जब हम यहां बात करते हैं कि द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो हम क्या कर रहे हैं? अगर हमारी इकोनॉमी X नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस कर रही है, उन सब आइटम्स को हम उनकी मनी वैल्यू में लेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमें जीडीपी मिलेगा। अब देखिए किस तरीके के प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। किन की बात कर रहे हैं हम? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल क्या होता है भाई? अब देखिए, रबड़ था, रबड़ किसने प्रोक्योर किया, किसने खरीदा? टायर कंपनी ने। टायर कंपनी ने टायर बनाया और टायर बना के उन्होंने वो टायर दे दिया एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। ओके, रबर खरीदा उन्होंने, किन्होंने? टायर मेकिंग कंपनी ने। उनका क्या प्रोडक्ट जनरेट किया उन्होंने? एक टायर। उन्होंने ये टायर किसको बेचा? कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने। और कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने क्या जनरेट किया? एक कार, जिसे आपने खरीद लिया और अब आप एक कार के प्राउड ओनर हैं। ओके, अब हम जीडीपी कैलकुलेट करने पे इनमें से कौन से गुड्स की मॉनिटरी वैल्यू को लेंगे वो हम अब देखेंगे। हमने अभी क्या देखा था डेफिनेशन में? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज।
फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जिनको कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है। टायर क्या था? क्या टायर भी एक फाइनल गुड था? नहीं, टायर था इंटरमीडिएट गुड। क्या कहलाता है ये? इंटरमीडिएट गुड, यानी एक ऐसा गुड जिसे फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए कंज्यूम कर लिया हो। अब आप एक गाड़ी खरीदते हैं 5 लाख रुपए की, तो क्या उस गाड़ी में गाड़ी अलग और टायर अलग प्राइसेस आते हैं? नहीं आते। आप जब एक गाड़ी परचेज करते हैं तो आप पूरी गाड़ी की कीमत पे करते हैं। तो यानी जो ये टायर था जिसका अपना कोई एक मॉनेटरी वैल्यू था, उसका मॉनेटरी वैल्यू जब आपने गाड़ी खरीदी तो उसमें ऐड हो गया, राइट? तो इस एग्जाम्पल में जो गाड़ी है वो कार आपका फाइनल प्रोडक्ट है और जो टायर है वो आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो अगर आप जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए टायर को भी कैलकुलेट कर लेंगे तो टायर जो है 2 बार कैलकुलेट हो जाएगा, एक बार तो कार के रूप में और एक बार इंडिविजुअल प्रोडक्ट के रूप में। इस डबल काउंटिंग को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जीडीपी की कैलकुलेशन में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। तो हमने 2 चीजें पढ़ ली हैं, एक है कि मॉनेटरी वैल्यू क्या होता है और दूसरा है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं। इसके बाद में जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। अब आप देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं? जीडीपी। क्या बात करता है ये? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसीलिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? आउटपुट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या क्या होती है? नंबर 1, जो आपके कंट्री की टेरिटरी है, आप पॉलिटी में पढ़ते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड सो एंड सो, तो जो कंट्री की टेरिटरी है वो इसमें इंक्लूड होती है। सेकंड होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? देखिए, ये जो इंडिया के वाटर्स में 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है इंडिया की कोस्ट से, वो सारा जो है EEZ में इंक्लूड किया जाता है। वो किस में इंक्लूड किया जाता है? EEZ में। तो हमने टेरिटरी, जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक तो कंट्री की टेरिटरी लेंगे, एक हम 200 नॉटिकल माइल्स का वाटर एरिया लेंगे हमारी बॉर्डर्स से, जो कि हमारा EEZ कहलाता है। EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। थर्ड जो है वो है हमारी एम्बेसीज और मिलिट्री बेसिस। इंडियन एम्बेसीज एंड मिलिट्री बेसिस इन अदर कंट्रीज, यानी कि सिर्फ इंडिया की टेरिटरी ही नहीं, अगर हमारे एम्बेसीज और मिलिट्री बेसिस दूसरे कंट्रीज में हैं, उनको भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी में कैलकुलेट करते हैं। फोर्थ एंड द लास्ट वन इज एयरक्राफ्ट्स एंड शिपिंग वेसल्स विच आर रजिस्टर्ड इन इंडिया। फोर्थ क्या हुआ? एयरक्राफ्ट या शिपिंग वेसल्स। ये बड़े बड़े वो होते हैं। एयरक्राफ्ट इज अ बिग व्हीकल, सिमिलरली शिपिंग व्हीकल्स आर बिग व्हीकल्स, है ना। तो जो ऐसे व्हीकल्स इंडिया में रजिस्टर्ड होते हैं उनको भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी में कैलकुलेट करते हैं। तो इंडिया का एक शिपिंग वेसल हो सकता है पैसिफिक ओशन में खड़ा हो, तो भी उसको हम जीडीपी कैलकुलेशन में डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा मानेंगे। तो हम वापस चलते हैं अपनी डेफिनेशन पे। क्या था ये? जीडीपी इज द मॉनिटरी वैल्यू। हम समझ गए मॉनिटरी वैल्यू क्या है,
ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का नहीं, सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। हमने अभी देख लिया कि डोमेस्टिक टेरिटरी भी किस तरीके से डिफाइन की गई है, इन अ फाइनेंशियल ईयर। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल टू 31 मार्च, राइट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये होता है। हमने डेफिनेशन को ब्रेक किया। आपसे एग्जाम में किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं? नंबर 1, व्हाट आर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आप अब समझ गए हैं व्हाट आर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। नंबर 2, आपसे पूछा जा सकता है कि जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए जो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री लिया जाता है उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। क्या क्या इंक्लूड होता है हमने अभी देखा। कंट्री की टेरिटरी, 200 नॉटिकल माइल्स वाला EEZ, अपने कंट्री की एम्बेसीज एंड मिलिट्री बेसिस जो कि और कंट्रीज में लोकेटेड हो सकती हैं, और एयरक्राफ्ट एंड शिपिंग व्हीकल्स जो कि उस पर्टिकुलर कंट्री में रजिस्टर किए हों। कौन सी कंट्री की अभी हम बात कर रहे हैं? इंडिया की। तो अगर हमारा शिपिंग वेसल कहीं दूर खड़ा है हमारी टेरिटरी से तो भी हम उसको अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट करेंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि जीडीपी क्या है, और उसके नीचे 4 आपको डेफिनेशंस दी होंगी, उनमें से आपको डिसाइड करना होगा क्या सही है। आपसे कैसे कंफ्यूजन के लिए पूछा जा सकता है, डोमेस्टिक टेरिटरी की जगह कुछ और लिखा जा सकता है, फाइनल गुड्स की जगह इंटरमीडिएट गुड लिखा आ सकता है। तो ये जरूरी है कि हम प्रिपेयर्ड रहें किसी भी तरीके के सवाल के लिए। और आप किस तरीके से प्रिपेयर्ड रहेंगे किसी भी तरीके के सवाल के लिए? जब आप इसको कॉन्सेप्चुअली समझेंगे जो आज हमने समझा। सो दिस वाज ऑल अबाउट जीडीपी। अब अपन बात करते हैं जीएनपी के। ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको नेशनल इनकम कैलकुलेशंस में पता होने चाहिए। हमारा सिलेबस का हिस्सा है नेशनल इनकम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो हम साथ लेके चल रहे हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को आप समझ रहे हैं छोटी छोटी वीडियोस के साथ। तो सेकंड जो कॉन्सेप्ट है हम समझ रहे हैं, दैट इज जीएनपी। क्या कहलाता है ये? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आपको ध्यान होगा इससे पहले हमने पढ़ा है जीडीपी, जो क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या फर्क है दोनों के फुल फॉर्म्स में? एक में था डोमेस्टिक, दूसरे में है नेशनल। और क्या इसका इम्प्लीकेशन है, इसका क्या प्रभाव है, वो हम अभी देखेंगे। देखिए, व्हाट इज जीएनपी? जीएनपी इज द मॉनेटरी वैल्यू। हमने देखा था जीडीपी में भी मॉनेटरी वैल्यू की बात थी। इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अभी तक हमारी डेफिनेशन बिल्कुल सेम चल रही है। इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय, प्लीज ध्यान दें, प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो 4 में से 3 कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सेम लिखे हैं। मॉनेटरी वैल्यू जीडीपी में भी थी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जीडीपी में भी थे, फाइनेंशियल ईयर भी जीडीपी में था। क्या चीज बदली है आप देखिए। जीडीपी में हम प्रोड्यूस्ड इन अ टेरिटरी ऑफ द कंट्री की बात कर रहे थे, यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? जीएनपी में रेसिडेंस। किसकी बात कर रहे हैं हम? रेसिडेंस की बात कर रहे हैं। देखिए, एक कंट्री के जो सिटीजन्स हैं 2 तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं रेसिडेंस, एक हो सकते हैं नॉन रेसिडेंस। ये वो होते हैं जो ऑर्डिनरीली अपनी ही कंट्री में रिसाइड करते हैं। रिसाइड का मतलब है रहते हैं। ऑर्डिनरीली वो आमतौर पर अपनी ही कंट्री में रहते हैं। नॉन रेसिडेंट्स कौन होते हैं? जो भी इंडिया के सिटीजन्स ही हैं, लेकिन नॉर्मली वो इंडिया की टेरिटरी से बाहर हैं। ओके, अब आप देखिए, ये फर्क था जीडीपी और जीएनपी में। अब इसको और समझ लेते हैं। जब हम रेसिडेंस की बात करते हैं, आप समझिए
कि ये जो है ये इंडिया है, इंडिया की टेरिटरी है। ये जो है मान लें कि ये यूएस की टेरिटरी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। अब आप देखिए, इंडिया में क्या सब इंडियन रेसिडेंट्स होंगे? जरूरी तो नहीं है। हो सकता है ये इंडियन रेसिडेंट हैं जो यहीं काम करते हैं, और हो सकता है ये जो है ये एक फॉरेन नेशनल हैं जो इंडिया में लाए गए हैं क्योंकि उनकी कंपनी ने उनको यहाँ पोस्टिंग दे रखी है, राइट। और ये समझिए ये एक और इंडियन है। कौन है ये? इंडियन रेसिडेंट है। प्लीज माइंड इट, इंडियन रेसिडेंट की बात कर रहे हैं हम। ये इंडियन रेसिडेंट ही हैं, लेकिन इनकी भी कंपनी ने इन्हें बाहर भेजा हुआ है अपने ऑफिस के काम से। तो ये यूएस ऑफिस में काम कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, लेकिन ये कौन है? ये इंडियन रेसिडेंट ही है। अब आप देखिए, जब हमने जीडीपी कैलकुलेट किया था तो हमने किसकी बात की थी? टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो अगर ये जो फॉरेन नेशनल हैं ये भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के आउटपुट में, तो हमने इनका भी आउटपुट कैलकुलेट किया था और इनका भी किया था जीडीपी में। अब हम बात कर रहे हैं जीएनपी की। अच्छा, और जब हमने जीडीपी कैलकुलेट किया, टेरिटरी की बात की, तो हमने इन्हें छोड़ दिया। ये भाई साहब भी इंडियन हैं, ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और आउटपुट प्रोडक्शन में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम तो टेरिटरी की बात कर रहे थे तो हम इन्हें भूल गए। अब हमने क्या किया? जीएनपी की बात की। जीएनपी किसकी बात करता है? रेसिडेंट्स। तो जब हमने जीएनपी कैलकुलेट किया तो हमें क्या करना पड़ेगा? जीडीपी में से इन भाई साहब का कंट्रीब्यूशन माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये इंडियन रेसिडेंट नहीं है, और इन भाई साहब का कंट्रीब्यूशन ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो रेसिडेंट हैं। तो इसीलिए अगर मैं ऐसे लिखूं, जीएनपी is equals to GDP plus net factor income from abroad। अब ये क्या चीज लिख दी है? ये है, सिंपल वर्ड्स में समझिए, जीडीपी, जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस इनका कंट्रीब्यूशन, that is plus Indian residents earnings abroad, जो इन्होंने यहां बैठ के कमाया हम उसको जोड़ रहे हैं। इंडियन नेशनल्स अर्निंग अब्रॉड माइनस, किन्हें माइनस करेंगे? जो इन्होंने कमा लिया इंडिया में। माइनस करेंगे फॉरेन नेशनल्स इनकम इन इंडिया, राइट। तो हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। यहां ऐसे समझे, जीडीपी में हमने इन दोनों को कैलकुलेट किया। क्यों? क्योंकि ये जो भी हैं हमारी टेरिटरी में बैठे हैं, हमारे आउटपुट, हम इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसे अपने जीडीपी में काउंट करेंगे। जब आप जीएनपी करेंगे तो ये आपके रेसिडेंट हैं, आप इन्हें ले आएंगे और ये जो है इन्हें हटा देंगे। तो इसीलिए हमने वहां क्या लिखा? जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस इनका कंट्रीब्यूशन माइनस इनका कंट्रीब्यूशन। तो जब आप इंडियन रेसिडेंट्स का कंट्रीब्यूशन प्लस करते हैं और वो माइनस करते हैं फॉरेन नेशनल का, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जब आपने जीडीपी से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर दिया है, या अगर प्लस में है तो प्लस कर दिया है, तो आपके पास में क्या आ जाता है? जीएनपी आ जाता है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे हमने यहाँ लिखा है, जीडीपी इज इक्वल्स, जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस इंडियन रेसिडेंट्स अर्निंग्स अब्रॉड माइनस फॉरेन नेशनल्स अर्निंग्स इन इंडिया। इट इज जस्ट एज सिंपल एज दिस। ये है आपका जीएनपी। देखिए, वापस से पढ़ लेते हैं। मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर वही है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यहां हमने समझ लिया
कि रेसिडेंट्स कौन है। यहां हमने समझ लिया कि जीडीपी से हमने जीएनपी की वैल्यू किस तरीके से निकाली, राइट। अब हम बात कर लेते हैं, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है ग्रॉस और नेट। हम अभी तक क्या बात कर रहे थे, जीडीपी और जीएनपी, इनके फुल फॉर्म्स क्या हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, राइट। ग्रॉस क्या है और नेट क्या है, इनका डिफरेंस ये है कि जब आप ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो आपको क्या वैल्यू मिल जाती है, नेट वैल्यू। तो यहां क्या करेंगे हम, जीडीपी से अगर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एनडीपी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और यही जीएनपी से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो आपको मिलेगा एनएनपी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस और नेट में बस यही एक फर्क है। डेप्रिसिएशन आप पूछें कि क्या होता है, तो क्या होता है, सपोज आपने एक मशीनरी खरीदी, आपने एक मशीनरी खरीदी जिससे आप कुछ प्रोडक्शन में यूज करेंगे। अब ये मशीनरी की हम सोच के चलते हैं 10 साल की इनकी लाइफ है, मशीनरी की कितनी लाइफ है, 10 इयर्स की लाइफ है। तो क्या ऐसा होगा कि 9 साल ये बिल्कुल सही चलेगी और 10वें साल खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मशीनरी जो है, क्योंकि आप उसको यूज कर रहे हैं तो वो एवरी ईयर थोड़ा सा डेप्रिसिएट करेगी, थोड़ा सा जो उसकी वैल्यू थी वो डेप्रिसिएट करेगी। क्यों डेप्रिसिएट करेगी, क्योंकि आप उसे यूज भी तो कर रहे हैं, इसीलिए वो डेप्रिसिएट होती जाएगी और फाइनली 10 इयर्स का अपना लाइफ स्पैन खत्म करेगी। और तब आप ये जानेंगे कि अब आपको मशीनरी बदलने की जरूरत है। तो इसीलिए हम जो ये डेप्रिसिएशन है ये काउंट करते हैं हर साल। इस केस में 10 साल की मशीनरी की लाइफ है, तो लेट्स से हर साल फिर वो 10% से डेप्रिसिएट हो जाएगी। तो जब भी आप किसी वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आपके पास नेट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जो हमने लिखा दोबारा देखिए, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन इज एनएनपी। क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट इंडिविजुअली, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है, सपोज कीजिए आपके क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है, क्या ये सही है या क्या ये गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों, एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कब निकलेगा, जब आप जीडीपी से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ये उल्टा लिखा हुआ है तो इसीलिए ये स्टेटमेंट होगा गलत। यहां ही अगर आपको ये सवाल दे दिया जाए, इज दिस अ राइट इक्वेशन, तो ये आपके लिए सही है। इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। दूसरे टाइप का सवाल क्या आ सकता है कि जीडीपी और जीएनपी में क्या फर्क है। अब आप पढ़ चुके हैं, अब आप ये जानते हैं कि जीडीपी और जीएनपी में मात्र ये फर्क है कि जीडीपी में आप डोमेस्टिक टेरिटरी में हुए आउटपुट की बात करते हैं और जीएनपी में आप इंडियन रेसिडेंट्स की बात करते हैं या किसी भी कंट्री के रेसिडेंट्स की बात करते हैं, बजाय कि टेरिटरी पे फोकस करने के। सवाल ऐसे भी देखे जा चुके हैं यूपीएससी आरपीएससी में कि वो आपको एक डेफिनेशन दे देती है, सपोज ये डेफिनेशन आ गई और इसके आगे आपको लिख के दे दिया जीडीपी, आपको कहा जीडीपी इज दिस, जो कि गलत है। ये क्या है, ये अभी हमने देखा, ये जीएनपी है। जहां रेसिडेंस आ जाएगा वो जीएनपी है, जहां टेरिटरी आ जाएगा वो जीडीपी है। तो आपको ये बातें याद रखनी है सो दैट यू आर ऑल प्रिपेयर्ड, और एग्जाम में किसी भी तरीके का सवाल पूछा जाए आप उसका जवाब दे पाएं।
आपसे सवाल पूछा जा सकता है ग्रॉस और नेट पे, कि इसके कॉन्सेप्ट पे कि ग्रॉस और नेट में क्या रिलेशन है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मैंने आपको ये स्टेटमेंट एग्जाम्पल के लिए दिया, ऐसा गलत या ऐसा सही स्टेटमेंट दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें आप सही बताइए कौन सा है। यदि आप रट के गए हैं वहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी बोलते बोलते भी कंफ्यूजन हो जाता। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसे कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्लियरली समझ के जाएं।